पराया धन। लड़कियां तो पराया धन है, ये बात हमारे समाज में अक्सर बोली जाती है। पर क्या सच में लड़कियां किसी का धन है? धन यानी कि संपत्ति, एक ऐसी संपत्ति जिसे एक पिता लाड प्यार से पालता है किसी दूसरे के घर के लिए, जिसे ससुराल कहते हैं। परंतु स्त्रियों को धन कहना ये उचित नहीं होगा, और पराया धन ये तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर क्यों, जब एक लड़की ब्याह कर अपने ससुराल जाती है तो सास उसे वैसा प्यार नहीं देती जैसा वो अपनी खुद की बेटी को देती है, पर यह अपेक्षा करती है कि उसकी खुद की बेटी को ससुराल में वैसा ही प्यार मिले जो उसे अपने मायके में मिला है। उसे किसी का पराया धन ना समझा जाए। पर शायद उस दिन ये सोच खत्म होगी जिस दिन एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी के जैसा प्यार करे, न कि पराया धन मानकर बेटे से अलग। क्योंकि स्त्री यानी जननी, देवी, लक्ष्मी का रूप, जिसकी बदौलत पूरी सृष्टि बनी हुई है, उन्हें पराया कहना बस बेकार की सोच होगी, क्योंकि वही स्त्री दूसरे घर जाकर सबको जोड़ कर रखती है। एक माँ के रूप में एक बहू की जिम्मेदारी से हर एक प्रकार के रिश्ते को बांधकर अनमोल रत्न की तरह संजो कर रखती है। और वो कहते हैं ना, घर जब तक नहीं बनता जब तक वहां पर एक माँ न हो, एक बीबी न हो। इनके बिना घर क्या पूरी सृष्टि वीराना है। लेकिन फिर भी समाज ने उसे हमेशा पराया धन ही कहा। क्यों? और यही कहानी है सौम्यता की, जिसे पैदा होने से ही माँ बाप भी पराये मिले, एक घर भी पराया मिला, और लोग ऐसे मिले जिन्होंने सौम्यता के जीने की आस खत्म कर दी। लेकिन सौम्यता के पास एक भाई था। कहने को तो वो राजीव उसका सौतेला भाई है, लेकिन वो अपनी बहन को जान से भी ज्यादा प्यार करता है। सौम्यता की उम्र अभी 22 साल की हो चुकी थी। जब वो करीब 2 साल की थी तो राजीव के माता पिता ने उसे किसी मंदिर की सीढ़ियों से उठाया था। न जाने कौन उसे वहां पर छोड़कर चला गया था। लोगों ने उस औरत को बहुत गालियां दी। कैसी माँ थी जो अपने बच्चे को छोड़कर चली गई? कैसा दिल होगा उसका? भगवान उसका कभी भी भला न करे। कुछ ऐसी बद्दुआ जो किसी को भी खत्म कर दे, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका कोई वजूद ही नहीं मिला। पर सौम्यता की सौतेली माँ गंगा देवी की सोच कुछ और ही थी। उन्होंने सोचा किसी माँ की परेशानी होगी, उसके पास खुद खाने को नहीं होगा, या कुछ और। एक माँ अपने बच्चे को सीने से कभी अलग नहीं कर सकती। ये करते वक्त उसने अपने दिल पर किस तरह से पत्थर रखे होंगे, और आखिरकार जब उसे कुछ नहीं मिला होगा तो वो अपनी बच्ची को भगवान की शरण में छोड़कर चली गई होगी। और ये भगवान का ही संदेश है कि ये बेटी हमें मिली है, आज से मैं इसकी माँ हूँ। जिसके बाद गंगा ने सौम्यता को अपनी खुद की बेटी की तरह पाला। उसे कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि वो उसकी सौतेली माँ थी। पर सौम्यता तो अपनी किस्मत में ही दुख लिख कर लाई थी। जब सौम्यता की उम्र 6 साल की हुई तो गंगा और उसके पति का एक हादसे में निधन हो गया। इसके बाद से ही सौम्यता और उसके बड़े भाई राजीव की पूरी जिंदगी बदल गई। कुछ ऐसे, गंगा के पति विनोद के पास गांव में 2 भाई थे जो उनकी मौत के बाद सौम्यता और राजीव को गांव लेकर चले गए। लेकिन जब से उन्हें पता चला कि सौम्यता उनकी खुद की बेटी नहीं है, वो उसे सौतेला ही मानते थे। वो केवल उसके घर की नौकरानी बनकर रह गई, और इसी तरह से साल बीतते गए। अब सौम्यता बड़ी हो गई थी। सवेरे सवेरे का समय था। सौम्यता आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी चाची पीछे से आई और उससे बोली, क्या दिन भर झाड़ू ही लगाती रहेगी? अंदर जो बर्तन पड़े हैं उन्हें कौन धोएगा? इतना सुनकर सौम्यता ने पलट कर देखा और अपनी चाची सुमन के पास जाकर बोली, चाची जी, कल रक्षाबंधन है, 150 मिल जाते तो मैं भी भैया के लिए राखी खरीद लाती। पर चाची ने बड़े ही कड़क अंदाज में जवाब दिया, तू कोई उसकी सगी थोड़ना है, अपनी औकात में रह। उसकी माँ ने तुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाया था। उसकी सगी बहन है यहाँ पर उससे राखी बांधने के लिए। जा यहाँ से अपना काम कर, बड़ी आई पैसे मांगने वाली। सौम्यता के लिए ये ताने सुनना अब आम बात हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में हर वक्त सौतेली सौतेली सुनकर चोट लगती रहती थी।
वो किसी को कोई उल्टा जवाब नहीं देती थी, बस चुपचाप भगवान की ओर देखकर कभी कभार आंसू बहा लेती थी। चाची जी, जैसा आप कहो, मैं बर्तन मांज देती हूँ। इतना बोलकर सौम्यता मुस्कुराते हुए रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है और इसी तरह घर के काम करते करते रात हो गई। घर के सारे लोग खाना खाने के बाद एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन उनके बीच सौम्यता नहीं थी और वहीं बैठे राजीव की नजर अपनी बहन को ढूंढ रही थी। फिर वो घर वालों के बीच से चुपके से उठा और एक टूटे फूटे कमरे के पास गया जहां सौम्यता रहती थी। वहां बैठी सौम्यता कुछ धागों से अपने हाथों से राखी बना रही थी। ये देखकर राजीव हल्का सा मुस्कुराया और कमरे में घुसकर उसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठी हो? सौम्यता ने अपने भाई की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर राजीव ने उसे सीने से लगा लिया। तब सौम्यता सिसकते हुए बोली, भैया, मेरे पास आपको बांधने के लिए राखी नहीं है, कल रक्षाबंधन है। सौम्यता की बात को सुनकर राजीव हल्का सा मुस्कुराया और उसके माथे को चूमा और बालों को सहलाते हुए बोला, अरे पगली, तू अपने भाई को क्या समझती है? आंखें खोल, ये देख। सौम्यता ने अपने दुपट्टे से आंखें पोंछी। इतने में ही राजीव ने अपनी जेब से एक सुंदर सी राखी निकालकर उसके हाथ में रख दी। ले, याद था मुझे। सौम्यता बड़े प्यार से बोली, और मेरा गिफ्ट वो लेकर आए या नहीं लेकर आए? अरे भला, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देख, तेरे लिए चांदी की पायल लाया हूं। मेरी बहना इसे पहनकर बहुत सुंदर लगेगी। अपने गिफ्ट को देखकर सौम्यता बहुत खुश हुई। उसने राजीव को कसकर गले लगा लिया। भले ही राजीव उसका सौतेला भाई था, लेकिन बचपन से लेकर आज तक राजीव ने उसे इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया था। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। वहां राजीव के चाचा सोमनाथ खड़े थे। उन्हें देखते ही दोनों अलग अलग बैठ गए, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं था कि राजीव सौम्यता को इतना प्यार करे, क्योंकि वो पराई थी सिर्फ उन लोगों की नजर में। राजीव, सौम्यता, दोनों बाहर आओ, तुम दोनों को कुछ जरूरी बात बतानी है। दोनों उठकर सोमनाथ के पीछे पीछे बाहर चले गए, जहां पर सब लोग एक साथ बैठे थे। और तब सोमनाथ ने कहा, हम सब ने एक फैसला लिया है, हमें सौम्यता की शादी तय करनी होगी। कल लड़के वाले आएंगे, सौम्यता तुम तैयार है ना? लेकिन ये सुनते ही सौम्यता की जैसे दुनिया ही हिल गई और वो घबराते हुए बोली, नहीं चाचा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मेरी उम्र ही क्या है शादी की? इतनी जल्दी मुझे अपने भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाना। तभी गुस्से में तमतमाई सुमन कुर्सी से उठी और बोली, आज नहीं तो कल तुझे इस घर से तो जाना ही है ना? क्या तुझे नहीं पता, लड़कियां पराया धन होती हैं। तेरा तो सौभाग्य है कि हम तेरी शादी करवा रहे हैं, वरना आजकल कौन परायों की शादी करवाता है? हाँ। सौम्यता के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उसके भाई राजीव ने उसका हाथ थामा, आंसू पोंछे और सबके सामने बोला, अगर आप सबको सौम्यता को घर में नहीं रखना तो ठीक है, मैं उसे कहीं दूर ले जाऊंगा, पर यूं जबरदस्ती उसकी शादी करना ठीक नहीं है चाचा जी। ये सुनते ही सुमन कटाक्ष करते हुए बोली, पराई लड़की के लिए इतना प्यार ठीक नहीं है। तू उसे लेकर जाएगा कहाँ? पापा की सारी जमीन तेरी पढ़ाई में चली गई, नौकरी तक नहीं लगी है तेरी, सारे खर्चे मेरे पति उठा रहे हैं। अच्छा रिश्ता मिला है तो बीच में मत आ राजीव। राजीव चुप हो गया और दोनों भाई बहन वहां से चले गए। राजीव ने सौम्यता को समझाया कि कम से कम इस घर से तो छुटकारा मिलेगा, और मजबूर होकर सौम्यता ने शादी के लिए हाँ कर दी। अगली सुबह लड़के वाले आए। बातचीत के दौरान राजीव ने चाचा से पूछा, चाचा जी, वो लड़का कहाँ है जिससे सौम्यता की शादी हो रही है? सोमनाथ ने आंखों से इशारा किया एक 35 साल के आदमी की ओर। राजीव ये देखकर सन रह गया। सौम्यता उस आदमी के सामने उसकी उम्र में बहुत छोटी थी। इशारा राजीव के पीछे खड़ी सौम्यता ने भी देख लिया, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पर उस वक्त उसने इज्जत रखने के लिए कुछ भी नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद महेश, जिससे उसकी शादी होनी थी, उसे छत पर बातचीत के लिए ले गया। तुम्हारा नाम सौम्यता है?
हाँ, मैं जानता हूँ, मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ। मैं तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं करूंगा। तुम्हारे घर वाले सिर्फ बोझा उतारना चाहते हैं, पर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे परिवार से मिलकर तुम हमेशा खुश रहोगी। अब आगे तुम्हारा फैसला है। मैं शादी के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा सौम्यता। महेश की ईमानदारी ने सौम्यता को छू लिया। उसने हाँ में सिर हिलाया और दोनों नीचे आ गए। सबके सामने सौम्यता ने शादी के लिए हाँ कर दी, जिससे राजीव हैरान रह गया। बाद में सौम्यता ने उसे समझाया, हर लड़की के सपने होते हैं, पर सब पूरे नहीं होते। अब वक्त है हकीकत को अपनाने का। फिर कुछ दिनों में मंदिर में सादे ढंग से शादी हो गई और सौम्यता अपने ससुराल चली गई। और इस बात का राजीव को बहुत दुख हुआ। वो कई दिनों तक अपनी बहन की याद में रोता रहा, सोचता रहा कि वो ससुराल में कैसी होगी, क्या कर रही होगी। लेकिन दूसरी तरफ सौम्यता ससुराल में एक बहुत ही अच्छी बहू बनकर रह रही थी। उसकी एक छोटी ननद भी थी जो अपनी भाभी को बहुत अच्छा मानती थी, और 2 जेठानी भी। सभी के बीच बहुत ज्यादा प्यार था। सबसे छोटी बहू होने की वजह से सौम्यता को सब बहुत ज्यादा अपनापन दे रहे थे। और घर में आते ही सौम्यता ने अपनी पहली रसोई में एक स्वादिष्ट खीर बनाई। सभी ने उसकी खीर की तारीफ की और उसके हाथ में किसी ने 1000 रुपए तो किसी ने 500, और हर किसी ने उसकी पहली रसोई का शगुन दिया, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हुई। और अब सौम्यता को हजारों दुखों के बाद एक ऐसा परिवार मिल चुका था जहां उसे अपनापन महसूस होता था, और वे लोग भी सौम्यता को कभी पराया महसूस नहीं होने देते थे। फिर एक रात महेश देर रात गजरा लेकर पहुंचा। सौम्यता, सौम्यता कहाँ हो? आवाज सुनते ही सौम्यता रसोई से बाहर निकली। महेश के हाथ में गजरा देखकर वो मुस्कुरा उठी। ये मेरे लिए है? हाँ, नहीं तो क्या किसी भूतनी के लिए लाया हूँ? महेश ने मजाक में कहा। सौम्यता ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं बचपन से, मुझे ये बहुत पसंद है बचपन से, पता है आपको? इतना सुनकर महेश उसके पास आया और बड़े प्यार से वो गजरा उसके लंबे काले घने बालों में सजा दिया। सौम्यता और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। कुछ पल उसे निहारने के बाद महेश ने उसे सीधे से पूछा, सौम्यता, तुम इस घर में खुश तो हो ना? इतना सुनते ही सौम्यता की आंखें भर आई। आवाज थोड़ी सी भीगी हुई सी थी। मुझे ऐसा परिवार पहले कभी नहीं मिला। आपकी माँ को देखकर अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो भी मुझे यूं ही प्यार करती हैं। तभी वहां उसकी जेठानी और सास आ गई। जेठानी ने मुस्कुराते हुए सौम्यता के कंधे पर हाथ रखा और उससे बोली, अरे छोटी, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है। यहाँ कोई पराया नहीं है। सब अलग अलग घरों से आए हैं, लेकिन जब एक घर में रहते हैं तो हम सब एक दूसरे के हो जाते हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भेदभाव भी नहीं है। बस एक दूसरे की मदद, अपनापन और सम्मान, यही तो परिवार होता है। सौम्यता ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराई, आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और अपनी जेठानी को कसकर गले लगा लिया। पीछे से तभी सासू माँ की आवाज आई, बेटी, लोग कहते हैं स्त्री पराया धन होती है, लेकिन मेरे लिए स्त्री देवी का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। मेरी सारी बहुएं मेरी बेटियां हैं और मैं उनकी माँ हूँ। माँ का काम होता है अपने बच्चे को खुश रखना, ना कि उनमें भेदभाव करना। हम सब एक हैं और एक परिवार है। सौम्यता को ऐसा लगा जैसे वो किसी सपनों की दुनिया में जा चुकी हो। 22 सालों की दुख दर्द की धूप सहने के बाद अब जाकर उसे सच्ची छाव मिली थी। इतनी खुशियां जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई ठिकाना नहीं। और तभी महेश ने उसके चेहरे के पास हाथ रखकर कहा, सौम्यता, तुम्हारे लिए एक और तोहफा है, लेकिन आंखें मत खोलना। सौम्यता हल्का सा मुस्कुराई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर और क्या बचा है जो उसकी दुनिया को और ज्यादा खूबसूरत बना सकता है। महेश ने उसका हाथ थामा और एक दरवाजे के पास ले गया। वहीं पास खड़ी जेठानी ने दरवाजा खोला और जैसे ही सौम्यता की आंखों से महेश ने अपना हाथ हटाया, सामने एक जाना पहचाना सा चेहरा था। राजीव, उसका भाई, उसका बचपन, उसका सहारा, उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी दुनिया। राजीव को सामने देखकर सौम्यता की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे बरसों से रुके सागर को रास्ता मिल गया हो। वो जोर से अपने भाई से लिपट गई।
इतने जोर से जैसे उसे फिर कभी छोड़ना ना चाहती हो। भैया, आप आए हैं, मैं आपके लिए क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजीव की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बहन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं कभी दूर नहीं था सौम्या, बस वक्त और हालात ने फासला बना दिया था। पर तू शादी करके बहुत खुश है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। सौम्यता, अब मैं चैन से जी सकता हूँ, तुझे पता है। ये बात सुनकर सौम्या ने सिसकते हुए कहा, भैया, इस घर में आकर पहली बार लगा कि औरत का भी कोई घर होता है, जहाँ उसे अपनाया जाता है, सम्मान दिया जाता है, जहाँ सिर्फ रिश्ते जताए नहीं जाते, निभाए जाते हैं। ये मेरा अपना घर है, सच में यहाँ सब अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है। ये सुनकर राजीव ने कहा, और तू उस घर की बहू नहीं, बेटी है। राजीव बहुत खुश था, क्योंकि सौम्यता के जीवन में भगवान ने इतनी सारी खुशियां जो भर दी थी, जिनका कोई ठिकाना नहीं था। और वो पल सिर्फ दो भाई बहनों के मिलन का नहीं था, वो पल एक विश्वास का था, एक रिश्ते का था, जो समाज के रूढ़िवाद को तोड़ रहा था। पर सच में महेश का परिवार एक आदर्श परिवार था, ऐसा परिवार जो समाज को ये सिखाता है कि स्त्रियां पराया धन नहीं होती, वो देवी का रूप होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं। और जिन घरों में स्त्रियों को प्यार, सम्मान और अपनापन मिलता है, वहां बरकत, शांति और सुख बसता है। क्योंकि स्त्री अगर मुस्कुरा दे तो पूरा घर खिल उठता है।